Good morning, students. Class 12, Political Science, Chapter number 5, Challenges to and Restoration of the Congress System. Here is the first video of this chapter. In this video, I will introduce the chapter. Let's start the topic. Here is a chapter. Challenges to and Restoration of the Congress System. In this chapter, we will study that what kind of problems India or Indian politics has faced when नेहरू डाइड, या फिर नेहरू के जाने के बाद किस तरीके से हमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, या मैं कहूँ कि पॉलिटिकल सक्सेशन को लेके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आई। कहने का मतलब ये है कि नेहरू के बाद कौन इंडिया की जो पॉलिटिक्स है या इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको संभालेगा। दूसरा, क्या वो उस तरीके से या उस बेहतर तरीके से उसको संभाल पाएगा जिस तरीके से नेहरू ने अब तक संभाला, या हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम उन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। Challenges of political succession. Prime Minister Jawaharlal Nehru passed away in May 1964. 27 मई को उनकी डेथ हो गई और 14 नवंबर 1889 को उनका जन्म हुआ। He had been unwell for more than a year, मतलब एक लंबे समय से बीमार रहे, and this had generated a lot of speculation, या एक अनयूजुअल सा सवाल था जो कि इंडियन पॉलिटिक्स के सामने, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने वाले लोगों के सामने हमको फेस करना पड़ा कि ये एक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है, और फेस करनी पड़ी। सवाल क्या था? अनयूजुअल क्वेश्चन जो हमारे सामने आया वो था आफ्टर नेहरू हु। सबसे पहला सवाल कि नेहरू के बाद इस पॉलिटिकल सिस्टम को संभालने वाला हमारे पास क्या कोई है, या कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है कांग्रेस का जो कांग्रेस के सिस्टम को पूरी तरीके से चला सके। और उसके साथ साथ बट इन अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया, दिस सिचुएशन gave rise to the more serious question that after Nehru what। कहने का मतलब बेटा ये है कि एक तो हमारे सामने सवाल ये रहा कि भाई कांग्रेस के बाद जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को संभालेगा कौन। दूसरा सवाल ये रहेगा कि नेहरू जी ने जिस तरह से इंडिया में एक डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया एशिया में, और या एशिया के अंदर अपना जो एक डोमिनेंस बनाया, नाम को एक फाउंडिंग फादर की तरह काम करा, क्योंकि उस दौरान कोल्ड वॉर चल रहा है, ये आपको भूलना नहीं है। और कोल्ड वॉर में हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्डर हैं, ठीक है, जहाँ पर हम यूएसए और यूएसएसआर दोनों के बीच में बैलेंस भी करना पड़ रहा है हमें। तो एक अलग यानी कि रीजनल लेवल पर और डोमेस्टिक लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। और अभी हमें ज़्यादा चिंता इंटरनेशनल या रीजनल लेवल की नहीं है, हमें ज़्यादा चिंता है हमारे डोमेस्टिक लेवल की, कि जो सारी परेशानियाँ नेहरू के टाइम पीरियड पर रही और नेहरू धीरे धीरे करके उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि पॉवर्टी है, इलिटरेसी रेट है, या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा सिचुएशन ये थी कि एक स्टेबिलिटी लेकर आना पूरे सिस्टम में, ये सब चीज़ें वो लाने की कोशिश कर रहे और कुछ हद तक वो लेकर आए भी। तो क्या वो सब सिचुएशंस आगे भी सॉल्व होती रहेंगी, या वो सिचुएशन वहीं रहेंगी जहाँ पर वो है और हम उससे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में पहुँच जाएंगे? हमारे सामने कई सारे ये सवाल हमारे सामने थे। द सेकेंड क्वेश्चन arose from a serious debate that many outsiders had about whether India's democratical experiment will survive after Nehru। हमने एक चैप्टर पढ़ा था बेटा पहले, मतलब ऑल्दो इस साल सिलेबस में है नहीं, बट हमने डिस्कशन किया है कि नेहरू को, या अगर हम कहें डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इट्स काइंड ऑफ वेरी एक्सपेंसिव गवर्निंग सिस्टम। वाई एक्सपेंसिव? क्योंकि आपको हर एक टाइम पीरियड बाद इलेक्शंस कराने होते हैं, लोगों को आपको एडुकेट करना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि ये काम इस तरीके से होगा, वोट इस तरीके से दिए जाएंगे, सिस्टम इस तरीके से चलाया जाएगा। तो ये कुछ हद तक अपने आप में बड़ा एक्सपेंसिव सा गवर्निंग सिस्टम है, और इसे चलाना भी, एक बैलेंस बना के रखना भी अपने आप में एक मतलब डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। बट नेहरू ने उस टास्क को किया,
उस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली मतलब ये कह सकते हैं कि सक्सेसफुली वो सारी चीज़ें इंडिया में हो गई। बट प्रॉब्लम ये थी कि क्या जिस तरीके से नेहरू ने ये सारी चीज़ें की, क्या वो सब चीज़ें नेहरू के जाने के बाद भी हो पाएंगी? बेटा हम लोग बार बार नेहरू का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नेहरू जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, और प्राइम मिनिस्टर ही एक मेजर डिसीजन मेकर है, और मेजर डिसीजन लेने वाले लोगों में वो आते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर एक लीडिंग पोजीशन नहीं रखेगा, तो शायद हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमारा लीडर स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि वो स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर हर चीज़ें बैलेंस करता है। और हमारे पास सवाल अभी वही था कि क्या नेहरू के बाद हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रांग लीडर है जो सारे काम संभाल पाए? द सेकेंड क्वेश्चन अरोज फ्रॉम अ वेरी सीरियस हमें एक डाउट था कि क्या नेहरू के बाद जो हमारा डेमोक्रेटिकल एक्सपेरिमेंट है वो लास्ट करेगा, क्या वो सरवाइव कर पाएगा? कहीं हम लोग, हमारे जो पड़ोसी देश हैं जहाँ पर हमें सारी प्रॉब्लम देखनी पड़ती है कि कभी मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है, कभी डेमोक्रेसी आ जाती है, स्टेबिलिटी नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम में, तो क्या हम लोगों को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं? ये सवाल थे। इट वॉज फियर दैट लाइक सो मैनी अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, जैसे कि सिन्हालास के साथ प्रॉब्लम चल रही है श्रीलंका में, पाकिस्तान हमारा जो नेबरिंग नेशन है, ठीक है, वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली। कभी डेमोक्रेसी आती है, कभी मिलिट्रिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेपाल में मोनार्की थी, वो लोग डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी, तो हमें लगा कि कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं होगा। इंडिया टू वुड नॉट बी एबल टू मैनेज डेमोक्रेटिकल सक्सेशन, क्या इंडिया भी ये सब चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएगा नेहरू के बाद? A failure to do so, it was feared, could lead to a political role for a army, यानी कि क्या आर्मी सब कुछ चार संभाल लेगी जैसे कि पाकिस्तान में हो रहा था? Besides, देर वर डाउट्स, या हमें अभी भी हम लोगों को डाउट है कि क्या चीज़ें होंगी। इफ़ द न्यू लीडरशिप वुड बी एबल टू हैंडल द मल्टीपल क्राइसिस, क्या वो जो प्रॉब्लम्स नेहरू के टाइम पीरियड पर थी और जो आगे आने वाली परेशानियां हमें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक प्रॉब्लम हमारी जम्मू कश्मीर को लेकर चलती आ रही थी, बांग्लादेश अपने लेवल पर, या मैं कहूँ ईस्ट पाकिस्तान अपने लेवल पर स्ट्रगल कर रहा था, वो कहीं ना कहीं हमारा नेबरिंग नेशन है, हमारी बॉर्डर उससे टच होती है, तो हमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती। तो क्या उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक अच्छा लीडर था जिसके साथ हम लोग काम कर सकते? द 1960s वर लेबल्ड एज अ डेंजरस डिकेड। 1960 से लेके ऑलमोस्ट 70 तक, ये जो 10 साल का टाइम पीरियड है, इसे डेंजरस डिकेड कहा गया। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पर हमने बहुत सारे अप डाउन देखे हैं। अप डाउन कैसा? हमने 62 में चाइना के साथ वॉर देखा, हमने 65 में पाकिस्तान के साथ वॉर देखा, ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है। इसके अलावा हमने फूड क्राइसिस देखा, ठीक है, हमने पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कॉम्युनल राइट्स और ये सब चीज़ें हमने इस पूरे डिकेड में, मतलब शुरुआती दौर में हमने एक के बाद एक बहुत सारी परेशानियां आनी शुरू हो गई। और अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कॉम्युनल राइट्स जो इंडिया में अलग अलग जगहों पर चल रहे थे, रीजनल डिविजन्स, जैसे कि अलग अलग एरिया है वो अलग अलग स्टेट की डिमांड कर रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, सौराष्ट्र से अलग होना है, गुजरात बनाना चाह रहे हैं, सेवन सिस्टर्स वाले जो स्टेट्स हैं उनको हमें अलग करना है, तो रीजनल लेवल पर ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कुड लीड टू द फेलियर ऑफ डेमोक्रेटिकल प्रोजेक्ट, क्या ये सारी की सारी परेशानियां हमारे डेमोक्रेसी का जो प्रोजेक्ट था, जो जिस प्रिंसिपल के साथ हमने डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सेटअप किया, क्या वो सब कुछ फेल हो जाएगा नेहरू के बाद? सवाल है। इवन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, क्या एक बड़ा देश जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, जिसके जो एक अप्रोच था नेहरू का यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो क्या वो यूनिटी ख़त्म हो जाएगी? क्या ये रीजनल लेवल के जो वॉइसेस हैं जो अलग अलग लेवल पर आ रही थी, तो क्या ये सब चीज़ें हमें डिसइंटीग्रेशन यानी कि देश के टुकड़े हो जाएंगे, कुछ ऐसा हमें, क्या ऐसा होगा? ये सिर्फ ना सवाल है उस टाइम पीरियड पर जो हमें देखने को मिले। बट नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग, मतलब इस वीडियो में हमने समझा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, या क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें नेहरू के जाने के बाद हमारे माइंड में चल रही हैं कि ये होगा या ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। बट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हमने इन प्रॉब्लम से ओवरकम करने की कोशिश की। हमारे पास नेहरू जैसे लीडर्स तो बाद में नहीं मिले, बट हमने नेहरू के सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू कर दिया कांग्रेस के अंदर ही। तो वो सब्स्टिट्यूट कौन रहे
रहे, उन्होंने किस तरीके से काम किया, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।